आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासन में उदारवादी और प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियां, लॉर्ड रिपन और कर्जन के विशेष संदर्भ में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में जो प्रशासनिक परिवर्तन किए थे, उससे ऐसा लगता है कि इस क्रांति का ब्रिटिश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश प्रशासकों में दो विचारधाराएं प्रचलित हो गई थी। पहली विचारधारा के अनुसार भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की नीति सैनिक विजेता की होनी चाहिए, इसे प्रतिक्रियावादी नीति कहा गया। दूसरी विचारधारा के अनुसार शिक्षित और योग्य भारतीयों को प्रशासन संचालन में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इस नीति को उदारवादी नीति कहा गया। 1858 से 1905 के बीच 11 गवर्नर जनरल भारत आए। ये किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन दोनों विचारधाराओं का ज्वलंत प्रतिनिधित्व किया करते थे। आज हम उदारवाद के प्रतीक लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड रिपन का पूरा नाम जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन था। यह 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इनका राजनीतिक दृष्टिकोण उदार था। रिपन न केवल भारतीय नरेशों, जमींदारों और तालुकारों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, बल्कि उसने शिक्षित वर्ग को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया था। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन के सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी, जिसकी संवैधानिक बुनियाद स्वतंत्रता के बाद 73वें और 74वें संविधान अधिनियम 1992 में रखी गई थी। रिपन के आने से पूर्व सभी प्रांतों में स्थानीय संस्थाएं विद्यमान थी। इन संस्थाओं में सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते थे। इन संस्थाओं को कुछ वित्तीय अधिकार भी प्राप्त थे, किंतु खर्च के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा और इस बात पर बल दिया कि स्थानीय लोगों में कई योग्य व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों से दूर हैं, अतः उन्हें प्रशासन में लाने हेतु स्थानीय स्वशासन की स्थापना आवश्यक है। और उसने साथ ये भी कहा कि यदि सरकारी हस्तक्षेप होता रहा तो ये संस्थाएं असफल हो जाएगी। रिपन ने इसके लिए कुछ सुझाव दिए, जो इस प्रकार थे। जिला अधिकारी की सहायता के लिए जो स्थानीय बोर्ड, सड़क और अस्पतालों आदि के लिए स्थापित किए गए हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर ग्रामीण बोर्ड स्थापित किए जाएं। स्थानीय ग्रामीण बोर्डों का कार्य और हितों की देखरेख के लिए एक अस्थायी जिला मंडल की व्यवस्था हो, जो समय समय पर प्रतिनिधि मंडलों की तरह कार्य करे। इन स्थानीय संस्थाओं में मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं हो। शेष सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुना जाए। इन संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णय पर सरकार पुनर्विचार कर सकेगी। यदि किसी संस्था का कोई अधिकारी बार बार अनुचित कार्य करता है और इस कारण उस अधिकारी को हटाना हो, तो केवल केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही ऐसा किया जाए। प्रत्येक बोर्ड का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर उसे निश्चित अधिकार और वित्तीय साधन प्रदान कर दिए जाए। इन बोर्डों का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति को बना दिया जाए। यद्यपि रिपन ने इस प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन की स्थापना कर दी थी, किंतु इससे रिपन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई थी, क्योंकि स्थानीय संस्थाओं में गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप जारी रहा था और जनमत इतना प्रबल नहीं था कि वो उसका विरोध करे। फिर भी रिपन का कार्य सराहनीय था और रिपन के इस कार्य का सर्वाधिक स्वागत भारत के नए शिक्षित वर्ग ने किया था।
लॉर्ड रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का विकास करके उसे स्थायित्व भी प्रदान कर दिया था। 1882 में एक प्रस्ताव द्वारा आय के स्रोतों को उसने 3 भागों के अंतर्गत बांट दिया था। एक केंद्रीय, इसके अंतर्गत आयात निर्यात कर, डाकखाना, तारघर, अफीम, नमक, मुद्रा, लगान आदि थे और इनकी आय पर केंद्र सरकार का पूर्ण अधिकार था। दूसरा प्रांतीय, इसके अंतर्गत जेल, चिकित्सा, छपाई, सड़क आदि थे और इनकी आय प्रांतों को प्राप्त होती थी। और तीसरा था विभाजित आय, इसके अंतर्गत स्टाम्प, जंगल, रजिस्ट्रेशन फीस आदि थे। इसकी आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांटने की व्यवस्था जो थी वो कर दी गई थी। रिपन ने आयकर और नमक कर के अंतर्गत भी कमी कर दी थी। रिपन के आने से पहले लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी, लेकिन लॉर्ड लिंटन ने इसे समाप्त कर दिया। लॉर्ड रिपन ने कृषि विभाग की पुनः स्थापना जो थी वो कर दी थी। किसानों की जमींदारों से रक्षा के उद्देश्य से उसने बंगाल लगान अधिनियम भी तैयार किया, किंतु यह अधिनियम अपने मूल रूप से पारित नहीं हो सका था। रिपन ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयास किया था। सन 1881 में उसने पहली बार फैक्ट्री एक्ट अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारतीय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह बताया गया कि 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों 7 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों से 9 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाए। एक्ट की देखभाल के लिए इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की भी व्यवस्था जो थी वो की गई थी। रिपन ने शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को भी महसूस किया था। उसने 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया और इस कमीशन को यह निर्देश दिया कि वे तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों को ज्ञात करके भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करें। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है और विश्वविद्यालय की शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कमीशन ने तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के दोष बताते हुए ये सिफारिश की कि उच्च कोटि की शिक्षा का प्रबंध सीधे सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। भारतवासियों को भी इसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए। सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर उसकी सिफारिशों को लागू करने का प्रयत्न किया। देश में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की संख्या को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई कि सरकारी अफसर प्रारंभिक शिक्षा संस्थाओं का समुचित निरीक्षण करें और उनके ऊपर आवश्यक नियंत्रण जो है वो भी रखें। इसके अलावा 1882 में उसने पंजाब विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर दी थी। लॉर्ड रिपन ने प्रतिक्रियावादी कार्यों को समाप्त करने का भी प्रयास किया था। लॉर्ड रिपन ये चाहता था कि किसानों और निर्धन व्यक्तियों को जिन्हें जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना पड़ती है, उन्हें बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने का अधिकार जो है वो दे दिया जाए। और इस संदर्भ में उसने 1882 में एक प्रस्ताव पारित कर भारत सचिव की स्वीकृति के लिए भेजा, लेकिन इंडिया काउंसिल के विरोध के कारण इसके अंतर्गत कोई संशोधन जो था वो नहीं हो सका था। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश व्यवहारिक रूप से बंद था, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा लंदन में होती थी। अतः भारतीयों की भर्ती के लिए 1870 में सावित्री सेवाओं की स्थापना जो थी वो की गई, लेकिन इन सेवाओं में भी कुलीन वर्ग के लोगों को ही स्थान जो थे वो प्राप्त होते थे। रिपन
इस व्यवस्था में सुधार करना चाहता था, अतः उसने भारतीय सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु बढ़ाने और योग्यता के आधार पर भारतीयों की नियुक्ति का सुझाव भारत सचिव के पास भेजा, किंतु भारत सचिव की अस्वीकृति के कारण रिपन अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सका था। लॉर्ड रिपन एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष व्यक्ति था। वह जातीय भेदभाव से घृणा रखता था। इस समय न्याय के क्षेत्र में ये व्यवस्था थी कि यूरोपियों के मुकदमों का फैसला केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही कर सकते थे। भारतीय मजिस्ट्रेटों व न्यायाधीशों को इन पर विचार करने का अधिकार नहीं था। लॉर्ड रिपन इस व्यवस्था का विरोधी था, अतः उसकी प्रेरणा से काउंसिल के कानून सदस्य इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट विधेयक कहलाया। इस विधेयक के द्वारा भारतीयों द्वारा भारतीय न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों को भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार जो था वो दे दिया गया। लॉर्ड रिपन का ये कदम अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बिल का तीव्र विरोध किया और विवश होकर रिपन को ये बिल जो था वो वापस लेना पड़ा। लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल के विवाद पर बहुत दुखी हो चुके थे और 1884 ईस्वी में उन्होंने पद त्याग करके पुनः लंदन चले गए थे।